गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं बेटा, जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, वे आँखें कविता में देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान की आँखों का दर्द जो है वो बेटा प्रकट हो रहा है। इसमें कवि कहता है कि किसान की आंखों को देखकर मेरा मन भी डरने लगता है, क्योंकि उसकी आंखें अंधकार की गुफा जैसी हैं और उन आंखों में दुख और पीड़ा समाया हुआ है। दूर तक हमें दुख का मौन रुदन ही भरा हुआ दिखाई देता है। आंखों में बहुत दूर तक दुख का जो चुपचाप रोने का भाव है वो दिखाई देता है। जो शोषित किसान है बेटा, उसकी दीनता और दुख से उत्पन्न, उसकी गरीबी और दुख से उत्पन्न जो रुदन है बेटा, उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। कवि फिर दोबारा से कहता है कि आज भले ही वह किसान स्वतंत्र हैं और इस आज़ादी का अभिमान उसकी आंखों में भी हमें दिखाई देता है, लेकिन जो किसान है ना संसार है वो स्वार्थी है और उसे बीच मझधार में छोड़ करके स्वयं किनारे खिसक गया है, स्वयं किनारे चला गया है। अर्थात कहने का भाव, स्वतंत्रता के बाद भी समाज के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है। वह अभी भी दुख और निराशा के कारण परेशान है। किसान जो है बेटा, किसान जो है आज़ादी के बाद भी दुख और निराशा के कारण परेशान है, ठीक है, और समाज को उसके दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आगे कहता है कि वे लहराते खेत, जिन खेतों को किसान बड़ी मेहनत से अपना खून पसीना एक करके सींचता था, और उन खेतों में जो फसल लहरा रही है वे उसको क्या कर रही, कचोट रही हैं। वे आँखों में के सामने घूम रही हैं, लेकिन उससे उसको बेदखल कर दिया है। किसान को बेदखल कर दिया उन खेतों से। उन लहराते हुए खेतों का सपना अब केवल उसकी आंखों में ही समाया रह गया है, ठीक है। केवल आंखों में ही वो सपना लिए घूम रहा है। लहराते हुए खेतों की फसलों के प्रत्येक तिनके में किसान के जीवन की हरियाली हमें झलकती दिखाई देती है। जो लहराते खेत थे बेटा, उस फसलों में प्रत्येक तिनके में, कण कण तिरण तिरण का मतलब प्रत्येक तिनके में किसान के जीवन की हरियाली झलकती दिखाई देती है। तरण तरण का मतलब तिनका तिनका, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और वह अपनी हरी भरी फसलों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था, लेकिन अब वे खेतों से छीन लिए गए हैं। आगे है किसान का वह पुत्र जो उसकी आंखों का तारा था बेटा। आंखों का तारा का मतलब है कि उसे बहुत प्यारा था। उसे भरी जवानी में ही जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर उसकी आंखों के सामने ही मार डाला था। अब उस बेटे का चित्र किसान की सुनी आंखों में घूमता रहता है, ठीक है, क्योंकि कारिंदे होते हैं जो जमींदार के लोग थे, उन्होंने उसको मार दिया था उसकी आंखों के सामने ही। आगे लगान का चुका करने के बावजूद भी किसान इतना कर्जदार हो गया था बेटा, उसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा था। परंतु आज वह घर भी बिक गया। पहले तो गिरवी रखा था, गिरवी रखने का मतलब होता रहन बेटा, कि पैसे अदा करके और उसको वापस लिया जा सके, लेकिन आज गिरवी रखने के बाद जब बेच दिया जाता है तो उससे उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। तो महाजन का ब्याज चुकाने में किसान का सब कुछ समाप्त हो गया था और महाजन ने ब्याज की कोड़ी कोड़ी वसूल कर ली थी बेटा, और कोड़ी कोड़ी वसूल कर ली थी, यहाँ तक कि किसान के बैलों की जोड़ी को भी कुर्की कर ली गई थी बेटा। कुर्की हो गई थी, किसान के बैलों की भी कुर्की हो गई थी। कुर्की का मतलब है नीलाम करना बेटा, ठीक है, कुर्क होना, कुर्की होना, नीलाम कर देना। आगे है कि किस प्रकार से जो बैलों की जोड़ी थी बेटा वो कुर्क हो गई थी, कुर्की हो गई थी उनकी, तो अब वह बैलों की जोड़ी रह रहकर उसकी आंखों में चुभती रहती है, उसकी आंखों से को पीड़ा पहुंचा रही है,
ठीक है, कष्ट हो रहा है उसे। अच्छा, आगे कहा किसान के पास एक सफ़ेद उजली सफ़ेद रंग की जो गाय थी बेटा, और दूध दुहने के लिए वह किसान के अतिरिक्त किसी अन्य को पास नहीं आने देती थी, परंतु शोषण के कारण वह गाय भी किसान से छीन ली गई थी बेटा। किसान के सुख के दिन बीत चुके थे, अब उसके जीवन में क्या था बेटा? शूनापन था। ठीक है, तो उजड़ गई जो सुख की खेती का मतलब है बेटा, उसके जीवन में जो सुख की खेती थी, जो सुख के दिन थे वो बीत चुके थे, और वो अब उजड़ चुकना का मतलब सूना हो जाना, समाप्त हो जाना, जो सुख की खेती थी बेटा। जीवन के चारों ओर उसके चारों ओर निरस्ता ही निरस्ता दिखाई देती थी, और उसके सुख की खेती तो उजड़ चुकी थी बेटा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक पढ़ा बेटा। आगे है जो बिना दवा दर्पण के घर नहीं, बिना दवा दर्पण के घर नहीं। क्या कहा है कि बिना दवाई होती है बेटा, दर्पण के घर नहीं माने घरवाली या पत्नी, चुप, ठीक है, घरवाली या पत्नी कहेंगे हम। तो यहाँ बिना दवा पानी के, पैसों के अभाव के कारण, ठीक है, बिना दवा के और पैसों के अभाव के कारण जो है उसकी पत्नी भी, दवा दारू कहें हम, दवा दर्पण का मतलब वैसे दारू होता है, दवा दारू के, ठीक है, किसान की पत्नी भी चल बसी थी बेटा, पैसों के अभाव के कारण, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो इस कारण से पत्नी बीमार हुई और वह भी एक दिन चल बसी। तो बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी का मतलब है पत्नी बेटा, ठीक है, बिना दवा दारू के किसान की पत्नी भी चल बसी थी। फिर क्या कहता है? सवरग चली आंखें आती भर, सवरग माने सवरग से हार गई थी, आंखें भर आती, अर्थात ये सोच करके समझ करके जब उसको ये याद आती हैं तो वो उसकी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। पत्नी के मरने के 2 दिन बाद ही किसान की दूध मुही बच्ची जो थी, दूध मुही का मतलब होता है बेटा मुंह में दूध डालना, अर्थात दूध पीती हुई जो बच्ची थी, ठीक है, दूध पीती थी जो, वो भी 2 दिन के बाद गुजर गई थी। ठीक है, वो देखभाल न होने के कारण, क्योंकि देखभाल के बिना अर्थात देख रेख के बिना उसकी देखभाल न हो सकी, और वह दूध पीती, दूध में जो मुंह में दूध था, तो उस प्रकार से उसकी 2 दिन बाद वह बिटिया भी मर गई थी। इस प्रकार से देखना बेटा कि किस उसके जीवन में कष्टों का जो आगमन हुआ बेटा, कि घर बार भी बिक गया, बैलों की जोड़ी भी बिक गई, सफ़ेद गाय भी बिक गई, और जो लहराते खेत थे बेटा वो भी, उनसे भी उसको बेदखल कर दिया। और अब देखना कितना पीड़ादायक दृश्य जो कवि ने दर्शाया, कि उन आँखों में, केवल आँखों के माध्यम से ही वो समझ पा रहा है, सारी चीज़ें वो आँखों से ही दर्शा रहा है कि उसकी आँखों में जो पीड़ा समाई हुई है, क्योंकि कवि ही समझ सकता है बेटा, और आम आदमी को तो उसने ये यहाँ तक कह दिया संसार को तो सवार थी। तो किस प्रकार से उन आँखों के अंदर जो कभी खुशी झलकती थी, गर्व होता था, उन्हें अभिमान होता था स्वाधीनता का, लेकिन आज उसके दुख का कोई सरोकार नहीं है, उसके कोई बराबर नहीं है। और वो दुख यहाँ तक भी हो गया है कि जब पैसे नहीं थे तो उसकी पत्नी भी बिना दवा दारू के, ठीक है, बिना जो दवा दर्पण के उसकी पत्नी चल बसी थी बेटा। सवरग चली का मतलब सवरग चली गई थी, चल बसी थी, और आंखें भर आती, उसकी आंखें भर आती थी ये चीज़ें याद करके। और देख रेख के बिना ही 2 दिन बाद उसकी दूध पीती जो बच्ची थी बेटा, छोटी सी बच्ची, वो भी मर गई थी। तो कितना कष्ट था, किस प्रकार से जमींदार और महाजनों के शोषण का जो शिकार वो हुआ। ठीक है, तो ये सब देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये सभी चीज़ें देखकर आंखें भर आती, आंखों में आंसू आ जाना बेटा, आंखों में आंसू आ जाते हैं, यह सब सोच करके। सवरग चली का मतलब है कि उसकी पत्नी जब सवरग चल बसी थी तो 2 दिन बाद ही उसकी दूध पीती, मुंह में जो दूध जाता है बेटा, जैसे शीशी के माध्यम से पिलाते हैं या
कोई भी और कोई भी तरीका अपनाते हैं, तो उस प्रकार से दूध मुंह का मतलब मुंह में दूध दूध पीती थी वो केवल। तो इसी प्रकार से 2 दिन बाद वह भी मर गई थी। घर में विधवा रही पतहू, क्योंकि बेटा कारिंदों ने, जिम्मेदार के कारिंदों ने मार दिया था। तो किसान के घर में एक विधवा बहू या पुत्र वधू, ठीक है। पतहू का मतलब होता है बेटा बहू, जो बेटे की बहू थी, पुत्र वधू पतहू, ठीक है, बेटे की बहू। तो पुत्र वधू विधवा रहती थी, लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिनी। वह सचमुच रूप में घर की लक्ष्मी थी, लेकिन लेकिन पति घातिनी, पति को ले जाने वाली, पति को समाप्त करने वाली, पति को मारने वाली। कौन कहते थे? ये लोग कहने लगे थे, क्योंकि उसका पति जो था, किसान का बेटा था, वो किसने मार दिया था बेटा? जमींदार के कारिंदों ने। तो अब लोग उसे क्या कहने लगे हैं? पति घातिन, पति को मारने वाली कहने लग गए थे, ठीक है। तो उस पर जो विधवा होने का जो कलंक था, वो हालांकि थी तो वो लक्ष्मी, लेकिन अब लोग उसे पति घातिन, पति को मारने वाली कहते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अर्थात कोतवाल ने, जो राजा के व्यक्ति हैं, उसे अपने पास बुलाया एक दिन, और वह क्या करती है? उस कलंक को सहन नहीं कर पाती है, ठीक है। और वह उस कलंक को सहन नहीं कर पा रहा, एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार से क्या कहा कि उसका पूरा परिवार जो है बेटा किस प्रकार से उजड़ गया, समाप्त हो गया। केवल एक किसान बच गया, जिसकी आंखों से आज कष्ट या पीड़ा झलक रहा है। कि घर में जो विधवा बहू थी बेटा, पुत्रवधू थी, वो वास्तव में लक्ष्मी थी, लेकिन लोग उसे पर कलंक लगाते थे, और वो कलंक था बेटा पति की हत्या करने वाले का। तो इस प्रकार से एक दिन उस कोतवाल ने उसके ऊपर बुरी दृष्टि डाली और उसको अपने पास पकड़ के मंगवा लिया उसके लोगों द्वारा, उसके आदमियों द्वारा, लेकिन वह इस कलंक को सहन नहीं कर पाई और एक दिन कुएं में डूबकर मर गई थी बेटा। तो इस प्रकार से उसका पूरा परिवार जिस प्रकार से समाप्त हो गया था बेटा। तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान के जीवन में कुछ पल के लिए जो खुशी आई, लेकिन जो दुख की पीड़ा है बेटा, उसके जो दुख के दिन हैं वो कितने कष्टदायक हैं बेटा। देखना किस प्रकार से उसका पूरा परिवार उजड़ गया था, ठीक है। यहाँ हमें वो दृश्य दिखाई देता है जो शोषण का वास्तविक रूप है बेटा, ठीक है। शोषण किस प्रकार से लोगों का किया जाता था, किसान का किया जाता था, जमींदारों या महाजनों द्वारा। तो लोग जो हैं अपनी हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। वो उस समय की का वर्णन है इस कविता में, ठीक है बेटा। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। देखना किस प्रकार से उस समय की सामाजिक दशा का वर्णन किया है, जहाँ पर औरतों को एक पैर की जूती माना जाता था। खैर पैर की जूती जोरू, पत्नी तो एक पैर की जूती के समान है। न सही एक दूसरी आती, अर्थात एक न रहने पर दूसरी को खरीदा जा सकता है। जिस प्रकार से जूती बेटा एक पैर की टूट जाती है तो दूसरी लाई जा सकती है, ठीक है। एक जूती टूट जाती है तो हम नई खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से कवि ने यहाँ ये दर्शाया है कि उस समय समाज में जो व्यवस्था थी, जो औरतों की दशा थी, उसके बारे में बताया कि जोरू का मतलब है पत्नी बेटा। कि उसने कहा, कवि किसान ये मानता है कि कोई बात नहीं, खैर माने कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू, अर्थात जोरू पत्नी तो पैर की जूती के समान है। न सही दूसरी आती, अर्थात उसके न रहने पर दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है। पर जवान लड़के की शुद्ध करके सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब उसका जवान लड़के की याद आती है उसे, जो जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट कर मार डाला था, तो अपने जवान बेटे की मौत को याद करता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है,
ठीक है, सांप लौटते छाती फटती, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं और छाती फटने को हो जाती है, बहुत अत्यधिक दुखी महसूस करता है। ये कहा है। खैर पैर की जूती जरूर देखना बेटा, इसी पंक्ति में हम जब कहीं जाएं तो हमें याद आता है कि किस प्रकार से आपने बेटा 10th क्लास में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ी थी बेटा तुलसीदास की, उसमें भी ये कहा था, राम तक ने भी पत्नी के बारे में कहा था, सीता के बारे में कहा था कि कोई बात नहीं, पत्नी का दुख तो मैं सहन कर लेता, सीता का दुख तो मैं उसका बिछुड़ना तो मैं सहन कर लेता, लेकिन भाई का दुख मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस समय की बात थी जब बेटा लक्ष्मण मूर्छित हो गया था। तो उस प्रकार से उस टाइम के बारे में है कि राम तक ने भी यहाँ तक कह दिया था कि मैं पत्नी का दुख, सीता का बिछुड़ना तो मेरे लिए सहन करने योग्य था, मैं सह लेता, लेकिन जब भाई गुजर गया है, भाई मर गया है, इसका बिछुड़ना जो है मेरे लिए असहनीय है, मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या में जाऊंगा। तो उसी प्रकार का उसी समय का वर्णन है बेटा इस कविता में भी। किसान ने ये माना है कि पत्नी तो एक पैर की जूती के समान है, जिस प्रकार से जूती बेटा एक टूट जाती है दूसरी खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार से पत्नी के एक के न रहने पर दूसरी लाई जा सकती है। लेकिन क्या कहा कि उसका जब जवान बेटे की शुद्ध करके जब उसको अपने जवान बेटे की याद आती है बेटा, वो दृश्य आता है, उसको वो चीज़ें याद आती हैं, उसके सामने ही जो जवान बेटों को मार डाला था कारिंदों ने, जमींदार के कारिंदों ने, तो सांप लौटते फटती छाती, उसकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं और छाती फटने को आ जाती है। सांप लौटना बहुत ज़्यादा दुख होना बेटा, ईर्ष्या होना वैसे तो सांप लौटना का मतलब होता है बेटा, और छाती फटती छाती फटने का मतलब है अत्यधिक दुख का अनुभव होना। तो उसके सिर उसकी जब भी याद आती है लड़के की मृत्यु की, तो उसे अत्यधिक दुख होता है और उसकी छाती फटने को आ जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में अक्षण भर एक चमक फैलाती, जब उसे कुछ पल के लिए पिछले सुख की स्मृति, सुख के दिन थे जब उसको भी याद आते हैं, पिछले सुख की स्मृति का मतलब है पिछला सुख, स्मृति माने यादें, उसके सुख के पल जो आए थे बेटा उसके जीवन में, अच्छे दिन आए थे, उनकी जब याद आती है, जब उसका बहुत बड़ा पूरा परिवार था, तो उसकी फसलें खेतों में लहराती थी, उसका अपना घर था, बैलों की जोड़ी थी, उजली नामक गाय थी, उन दिनों की जब वो याद आती है, ठीक है, घर में पत्नी थी, बेटा था, ठीक है, एक बिटिया भी थी, हो गई थी उसको, घर में पुत्रवधू भी थी, तो ये सभी चीज़ें जब भरा पूरा परिवार था, तो उस समय की जब याद आती है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए क्या आता है बेटा, चमक आ जाती है। किसान की आंखें प्रसन्न हो उठती हैं, लेकिन ये प्रसन्नता एक क्षण भर के लिए होती है, क्योंकि दुख की घड़ियां ज़्यादा हैं, सुख के पल कम हैं। तो पिछले सुख की स्मृति जब उसकी आंखों में आती है तो वह एक क्षण के लिए चमक लाती है, तुरंत सुनने में गढ़ कर वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वह निराश हो जाता है, तुरंत सुनने माने शून्यता में खो जाता है, ठीक है, निराश हो जाता है, सुनने में गढ़ी हुई उसकी आँखें, उसकी दृष्टि, सुनने में गढ़ी हुई उसकी दृष्टि तीखी नोक सदृश बन जाती। चितवन माने दृष्टि होता है बेटा, ठीक है, चितवन माने दृष्टि या नज़र। तो जब वह तीखी उसकी दृष्टि तीखी नोक के समान चुभने लगती है, तो आज उसके जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही है। तो वह एक त्रिशूल के समान, तीखी नोक के समान, तीर का जैसे अगला हिस्सा नुकीला होता है वह चुभने लगता है। तो इसी प्रकार उसकी वो दृष्टि व नज़र जो है, जो वे आँखें जो दर्शाया है ये शीर्षक इस कविता का, वो एक तीखी नोक बन करके चुभने लगती है बेटा, वह अगले ही पल में निराश हो जाता है। तो बेटा ये कविता आपने पढ़ी और कुछ प्रश्न हमने पहले इसके दिए थे बेटा। तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा, छोटे ही प्रश्न, इसे यूट्यूब के माध्यम से
करेंगे आप पहले इस YouTube को ध्यान से पढ़ेंगे। किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था बेटा? किसान की पत्नी की मृत्यु का जो कारण था वो क्या था? अगला प्रश्न है, किसान की दूध मुही बच्ची क्यों मर गई थी? किसान की दूध मुही बच्ची क्यों मर गई थी? अगला प्रश्न है, किसने किसे पति घातिन कहा है? किसने किसे पति घातिन कहा था? पति को मारने वाला, पति को मारने वाली घातिन। कौन कुएं में डूबकर मर गई थी? कौन कुएं में डूबकर मर गई थी? अगला प्रश्न है, पत्नी को पैर की जूती किसने कहा है? पत्नी को पैर की जूती किसने कहा है? अगला प्रश्न है, किसान की पत्नी को पैर की जूती कहने से किसान की किस मनोदशा का पता चलता है कि वह किस संकीर्णता का शिकार है? कौन सी मनोदशा उसके मन की दशा प्रकट होती है? अगला प्रश्न है, किसे याद करके किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं? किसे याद करके किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं? अगला प्रश्न है, किसान की निराश आंखों में कौन सी भावना अक्षण भर के लिए चमक लाती है? किसान की निराश आंखों में कौन सी भावना अक्षण भर के लिए चमक लाती है? और ये प्रश्न बेटा लास्ट, प्रस्तुत कविता में किस रस का, प्रमुख रस का उल्लेख हुआ है? इस कविता में कौन सा रस प्रमुखता से उभर कर हमारे सामने आया है? ठीक है बेटा, ये आपको छोटे क्वेश्चन रफ कॉपी में कविता को पढ़ करके, देख करके, समझ करके फिर लिखने हैं बेटा। ठीक है, इतना ही होगा बेटा आज के लिए। थैंक यू। ओके बेटा।